नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 7। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ दिख रहा है? तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पौधों में या जंतुओं, जैसे बोल सकते हैं आप, जंतुओं और पादप में परिवहन। यानी जंतु और पौधा में जो परिवहन होता है, किस तरह से परिवहन होता है, उसके बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, इसमें कुछ फिगर है। ठीक है। वो फिगर जो है आपको यहाँ पे शो करवाएंगे, उस फिगर को हम लोग ब्रीफ करेंगे। ठीक है। इसलिए हम लोग ज़्यादा कुछ लिखे नहीं है अभी, तो फिगर को ही ब्रीफ करना है इसमें, और जो पॉइंट है लिखना उसको फिर हम लोग लिखेंगे फिगर को ब्रीफ करने के बाद। ठीक। तो चलिए बिना समय के बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है परिवहन होता क्या है। जंतु पादप तो हम लोग जान रहे हैं। ठीक है। जंतु पादप सब लोग जान रहे हैं। अब ये परिवहन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है परिवहन। इसको याद रखना है। क्या करना है? बोला है कि शरीर के जरूरी वस्तु, मतलब हमारे शरीर में जो जरूरी वस्तु है, जो इसेंशियल सबस्टांसेज, उनका क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी जरूरी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है। या ले जाता है, जो भी बोल सकते हैं। क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा। ठीक है। यानी कि हमारे शरीर में जो जरूरी वस्तु है, या हमारे शरीर में हो गया, या जंतुओं में हो गया, या पादप में हो गया, किसी के भी शरीर में जो जरूरी वस्तु है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तथा इस पूरे प्रक्रिया को परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। यानी सिंपल कह सकते हैं कि शरीर के जरूरी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। और ये जो प्रक्रिया हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ये होना जो है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र, और इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा कि परिवहन है क्या। ठीक। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट मानव हृदय के बारे में हम लोग जानना है। ठीक है। तो मानव हृदय में देखिए, आपको फिगर यहाँ पे शो करवा दे रहे हैं। ठीक है। फिगर को देखिए, और हम भी फिगर को देखकर आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फिगर में आपको दिख रहा होगा। ठीक। तो फिगर में एक साइड आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा, आधा अगर बांट दीजिए इसको, तो सबसे पहले आप बाएं तरफ आ जाइए। ठीक है। तो बाएं तरफ ऊपर अगर आते हैं, तो ऊपर में आपको बाएं तरफ में क्या दिख रहा है? आपको महाशिरा दिख रहा है। ठीक है। फिर इसको जस्ट नीचे आते हैं, दाया आलिंद दिख रहा है। फिर उसके नीचे आते हैं तो कच्छों के बीच की विभाजन दिख रहा है, बीच में जो विभाजन हुआ है वो दिख रहा है। फिर आपको दाया निलय दिख रहा है। यानी दाया आलिंद एक होता है और एक दाया निलय होता है। अगर इस फिगर के हिसाब से चले तो इस तरह से दाया आलिंद दाया निलय इस तरह से दिख रहा है। महाशिरा दिखेगा आपको। जस्ट उसके अपोजिट साइड में अगर जाए तो आप वहां पे भी आपको महाधमनी देखने के लिए मिल रहा होगा, फुफ्फुस धमनी मिल रहा होगा। उसके जस्ट नीचे आइएगा, उसके जस्ट नीचे आइएगा तो फुफ्फुस सीरा दिखने के लिए मिल रहा होगा। उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे आइएगा तो बाया आलिंद, और उसके थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो दाया निलय आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ये सब है क्या। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आप लोग समझिए कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले जो रक्त होता है वह दाया आलिंद, क्योंकि हम लोग को पता है, या फिर नहीं पता तो आपको बता दें कि हमारा मानव हृदय में ये जो ना रक्त वगैरह जो बनता है, यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखिए, वहीं से हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो रक्त है दाया आलिंद में जाता है। ठीक है। दाया आलिंद में पुनः त्रिकस्पिक बल्ब के सहारे क्या होता है? दाया निलय यानी राइट वेंट्रिकल, और फिर फुफ्फुस धमनी यानी पुलमोनरी आर्टरी में द्वारा दोनों फेफड़ा में जाता है। यानी कि सबसे पहले आपको दायां आलिंद में जाएगा। ये साइड आपको फिगर दिख रहा है, दायां आलिंद में जाएगा। दायां आलिंद से क्या बोल रहा है? पुनः त्रिकस्पिक बल्ब के द्वारा, मतलब उसमें बल्ब होते हैं ना, बल्बाकार बहुत सारे होते हैं, उस बल्ब के द्वारा त्रिकस्पिक बल्ब के सहारे से क्या होता है, फिर वो दायां निलय में जाता है, यानी राइट वर्टिकल में जाता है, जो कि दायां निलय आपको दिख ही रहा होगा। दायां आलिंद, उसके जस्ट दायां नीचे दायां निलय दिख रहा है। वहां से फिर कहा जाता है फुफ्फुस धमनी में जाता है, और फुफ्फुस धमनी के बाद दोनों फेफड़ा में क्या जाता है? हमारा जो है रक्त जाता है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको हम बताने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें दिया हुआ है कि जहां पे एल्वेलियो, एल्वेलियो की जो है ना,
के द्वारा गैसों का जो है विनिमय होता है, जो रक्त को क्या करता है, शुद्ध रूप में कहाँ करता है, बायां आलिंद में पुनः द्विकपाटीय वल्व के से बायां नीले में आता है। यानी कि एल्वेली जो है वो क्या करता है, गैसों का विनिमय होता है, और वहां पे क्या होता है, रक्त जो है शुद्ध रूप से बायां आलिंद में जाता है। ठीक, यानी कि रक्त जो है शुद्ध होने के बाद कहाँ जाता है, बायां आलिंद में जाता है। ठीक है, तो ये हर एक पॉइंट का हम आपको लिखने का कोशिश करते हैं, और फिगर एक बार आपको फिर से दिखाएंगे और हर एक पॉइंट लिख कर समझाएंगे फिगर। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जितने भी पॉइंट है सभी को लिख कर समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना फिलहाल में आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्वेली जो है के द्वारा गैसों का विनिमय होकर रक्त जो है शुद्ध रूप में बायां आलिंद। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं एल्वेली क्या है। ठीक है, एल्वेली में जो होता है ना, गैस का विनिमय जो होता है ना, गैस जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने वाला पढ़े थे ना, तो जो सांस लेते हैं तो यही काम वो करता है, गैस को क्या करता है, विनिमय मतलब पहुंचाता है। ठीक है, और रक्त को क्या करता है, शुद्ध रूप में बायां आलिंद में पहुंचाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, पुनः जो है द्विकपाटीय वल्व के द्वारा, जिसको हम लोग बाय वेल्वुलर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, वहां से फिर बायां नीले में जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, महाधमनी जिसको हम लोग एरोटा बोलते हैं, फिगर आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, से होते हुए रक्त जो है संपूर्ण शरीर यानी एंटायर बॉडी, यानी हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, पूरे शरीर में चला जाता है, और जहाँ जो है रक्त कोशिका में श्वसन क्रिया के बाद अशुद्ध, जिसमें CO2 युक्त होते हैं, यानी अशुद्ध रक्त जो होते हैं, वह क्या होता है, कोशिका से होते हुए शिरा में प्रवेश करता है। ठीक है, यानी जो अशुद्ध अशुद्ध रक्त होते हैं वो कोशिका से होते हुए शिरा में प्रवेश करता है, जो कि ब्रिक यानी किडनी में परासरण द्वारा, यानी ऑस्मोसिस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस विधि द्वारा क्या होता है, छान कर शिरा से होते हुए महाशिरा में आता है। यानी जो अशुद्ध रक्त होता है ना, उसको छान कर फिर शिरा से होते हुए अशुद्ध रक्त जो है महाशिरा में आता है, और पुनः दायां आलिंद में क्या होता है, आता है, और यही प्रक्रिया जो है लगातार हमारे हृदय में चलते रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है फेफड़ा जो है, फेफड़ा के द्वारा हृदय, हमारा जो हार्ट है, उसको क्या होता है, कोरोनरी धमनी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको, आर्टरी के माध्यम से रक्त को पहुंचाया जाता है। यानी कोरोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ा द्वारा हार्ट को कोरोनरी धमनी के माध्यम से पहुंचाया जाता है, फिर रक्त को शुद्ध करके। ठीक है, और इसी धमनी में जो अवरोध होता है ना, ये जो धमनी है, कोरोनरी धमनी है, इसी में अवरोध जब होता है तो हम लोग को हार्ट अटैक आता है, हृदय घात आता है। ठीक है, जैसा कि आपको लिखा हुआ है। ठीक, फिर देखिए परिसंचरण तंत्र, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े, सर्कुलरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, भाग लेने वाले जो जो प्रमुख पदार्थ है वो कौन कौन है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। वह कौन है, तो सबसे पहला है रक्त, फिर है रक्त वाहिनियां, रक्त को ब्लड बोलते हैं, रक्त वाहिनियां को ब्लड वेसल्स बोलते हैं, और हृदय स्पंद है जो कि हार्ट बीट इंग्लिश में इसको बोला जाता है। अब ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, सारा लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ के समझ भी सकते हैं। ठीक, आइए बच्चों, अब हम लोग ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट बीट, एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन, उसके बाद मानव उत्सर्जन के बारे में, उसके बाद पादप में परिवहन के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, ब्लड के बारे में, सॉरी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पता होना चाहिए, ब्लड जो है यानी कि रक्त, हिंदी में इसको रक्त बोलते हैं, खून भी कितने लोग बोलता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो हमारा रक्त है, ठीक, यह एक तरल संयोजक उत्तक है। ठीक, तरल मतलब समझ ही रहे, द्रव्य। ठीक, तो यह एक तरल संयोजक उत्तक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं फ्लड कनेक्टिव संयोजक उत्तक को। ठीक, टिश्यू, तरल संयोजक उत्तक यानी फ्लड कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू का मतलब उत्तक होता है। ठीक है, जो कि हमारे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स एवं हार्मोन का परिवहन करता है। यानी हमारे जो हार्मोन है उसका हमारे शरीर में परिवहन करता है। परिवहन किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको हमने पहले बता दिया है। ठीक है, तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है, ठीक है, हमारे शरीर में जो पोषक तत्व है और हमारे जो हार्मोन है उसको क्या करता है, परिवहन करता है।
ठीक। फिर सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा कि रक्त जो है एक तरल से बना होता है, तरल यानी कि द्रव्य से बना होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, रक्त तरल से बना होता है, उस तरल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है। लाल रक्त कणिका जो है हीमोग्लोबिन के कारण रंग जो है लाल होता है। जैसे दो प्रकार का रक्त होता है, एक जो है आपका आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, एक होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो जो लाल रक्त होता है यानी रेड ब्लड सेल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। वहीं अगर बात किया जाए जो सफेद रक्त होता है वो हीमोसेल के कारण सफेद होता है। ठीक है। फिर है कि श्वेत रक्त जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी जो पाए जाते हैं यानी व्हाइट ब्लड सेल जो पाए जाते हैं, वो क्या करता है, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। यह जो है हिमोसोल के कारण क्या होता है, सफेद होता है। और रक्त में प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लेटलेट्स ही बोलते हैं, थक्का क्लॉटिंग इंग्लिश में, जमाने में क्या करता है, सहायक होता है। रक्त में प्लेटलेट्स जो होता है वो रक्त को थक्का करने में हेल्प करता है। ठीक है, जमाने में हेल्प करता है। ठीक है। फिर है कि आरबीसी का जीवन काल जो है यानी लाइफ स्पेन बोल सकते हैं 110 से 120 दिनों तक रहता है ना। यानी कि हमारे जो रेड ब्लड सेल है उसका जीवन काल कितना रहता है, 110 से 120 दिन तक। ठीक है। वहीं अगर हम डब्ल्यूबीसी का बात करें तो इसका जीवन काल यानी लाइफ स्पेन इसका जो होता है 8 से 10 दिन होता है। किसका, तो व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल 8 से 10 दिन होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल का। रक्त का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब देखिए, रक्त से रिलेटेड कुछ फिगर है, ठीक है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एक फिगर आपको हमको दिखा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको हृदय दिख रहा होगा, फिर आपको शिरा दिख रहा होगा, और फिर धमनी दिख रहा होगा। तो ये एक प्रकार का परिसंचरण तंत्र है, क्योंकि परिवहन हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह हमारा रक्त जा रहा है। ठीक है। इस पे देखिए आपको दो कलर का आपको दिख रहा होगा, एक आपको दिख रहा होगा चित्र में, एक धमनी जो है लाल रंग का दिख रहा होगा और एक धमनी जो है नीला रंग का दिख रहा होगा। ठीक है। तो जो धमनी है जो लाल रंग का है उसको धमनी बोलते हैं, और जो नीला रंग का आपको दिख रहा है यहाँ पे उसको शिरा बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, यही है जो रक्त वाहिनियां जो है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स, धमनी आर्टरी शुद्ध रक्त का एवं शिरा जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। जैसा कि अभी जस्ट आपको बताएं, जो आपको फिगर में लाल कलर का दिख रहा था वो धमनी था, और जो नीला कलर का दिख रहा था वो शिरा था, जिसको हम लोग वेन बोलते हैं इंग्लिश में। शिरा को इंग्लिश में वेन बोलते हैं। ठीक है। तो धमनी जो है क्या करता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, और शिरा जो है वह अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। वही बात किया जाए अगर फुफ्फुस धमनी का, तो यह क्या करता है, अशुद्ध, एवं फुफ्फुस शिरा जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अगर फुफ्फुस धमनी जो है, जो हृदय में हम लोग देखे थे, ठीक है, तो वो जो फुफ्फुस धमनी है अशुद्ध, और फुफ्फुस शिरा जो है वह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, धमनी सिर्फ रहा तो शुद्ध रक्त का, शिरा रहा तो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी जो है वह उल्टा हो जाता है। फुफ्फुस धमनी शुद्ध की जगह अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, और फुफ्फुस शिरा जो है वह अशुद्ध के जगह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है तो शिरा ही दोनों, लेकिन फुफ्फुस शिरा लग गया, यहाँ पे फुफ्फुस धमनी लग गया। ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुफ्फुस को पल्मोनरी, और एक है शिरा, धमनी को तो जान ही रहे, धमनी को आर्टरी बोलते हैं और शिरा को वेन बोलते हैं। ठीक है, पल्मोनरी बोलते हैं हम लोग फुफ्फुस को। अब आगे है कि धमनी का व्यास जो है कम एवं मजबूत, तथा शिरा का व्यास ज्यादा एवं कमजोर होता है। व्यास कहने का मतलब डायमीटर। ठीक है, तो जो डायमीटर है, हालांकि धमनी का व्यास कम होता है लेकिन मजबूत होता है। वहीं पे अगर बात किया जाए शिरा का, तो शिरा का व्यास यानी डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है, फिर भी वह कमजोर होता है। ठीक है, ये बातों को भी याद रखिएगा। फिर है कि शिरा में जो है कम प्रेशर के कारण बल्ब जो है लगा रहता है। वल्व, बल्ब नहीं, वल्व लगा रहता है। वल्ब, बहुत सारे वल्व देखे थे ना,
वो लगा हुआ था हमारे हृदय में, तो शिरा में भी कम प्रेशर के कारण वो लगा हुआ रहता है। वहीं बात किया जाए धमनी का, कोई वल्व नहीं होता है। ठीक है, शिरा में वल्व पाए जाते हैं, लेकिन धमनी में कोई वल्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है नाड़ी, जिसको हम लोग पल्स बोलते हैं, नस भी बोलते हैं। स्पंद धमनी से एवं इंजेक्शन सामान्यतः शिरा में दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग पल्स जो है नस हमेशा दिया देखे होंगे, इंजेक्शन इंजेक्शन वगैरह जो है सामान्यतः शिरा में दिया जाता है, या फिर आपका पल्स यानी नाड़ी में दिया जाता है। ठीक है, यानी जिसको हम लोग नस बोलते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे रक्त यानी ब्लड का, और रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स का। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, हृदय स्पंद के बारे में जानते हैं, फिर उत्सर्जन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, और उसके बाद है उत्सर्जन के बाद मानव में उत्सर्जन और पादप में परिवहन। इसको आप लोग देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम लोग हृदय स्पंद, उत्सर्जन और मानव में उत्सर्जन को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपका रह जाएगा पादप में परिवहन रह जाएगा, उसको समझा देंगे, फिर आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। लगभग 5 से 10 मिनट और लगेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए समय सब बिना गवाए देखते हैं। सबसे पहले देखिए हृदय स्पंद यानी हार्ट बीट। समझिए हार्ट बीट क्या है। हार्ट बीट हम लोग जानते हैं, जो हमारी धड़कन है, हार्ट बीट है, हमेशा धड़कते रहता है 24 घंटा, जीवन भर। हमारा जो हार्ट है वो क्या होता है, स्पंद करते रहता है। ठीक है, अब देखिए जो हृदय है, इसका जो संकुचन एवं शिथिलन, संकुचन शिथिलन मतलब समझ रहे, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी कि संकुचन मतलब फैलाव हो रहा है, शिथिलन यानी कि रिलैक्स ले रहा है। तो ये सब जो है ना, इसी का सम्मिलित रूप को हम लोग हृदय स्पंद कहते हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा, डेफिनेशन में ये काम आ सकता है। ठीक है, फिर ध्यान में रखिएगा कि यह जो है स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से मापा जाता है। इंग्लिश में भी इसी बोलते हैं, इसी नाम से बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। यह जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन के सिद्धांत 6 क्लास में पढ़ना था, हम लोग बताए थे, तो उसी पे ये काम करता है। ठीक है, परावर्तन के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। ठीक, फिर है उत्सर्जन, जिसको हम लोग एक्सक्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए विभिन्न प्रकार के जो अपशिष्ट जो है ना, अलग अलग प्रकार के जो अपशिष्ट है हमारे शरीर में, उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है, उसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। यानी हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, उसी को हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। अब देखिए अलग अलग जो जीव है अलग अलग तरह से उत्सर्जन करते हैं, अलग अलग चीजें उत्सर्जन करते हैं। जैसे में देखिए जंतु यानी क्रिएचर, उत्सर्जित पदार्थ, जैसे मानव हो गया, मतलब ह्यूमन, इंग्लिश में ह्यूमन, ये क्या करता है, यूरिया उत्सर्जन करता है। यूरिया, जिसको मूत्र बोलते हैं, मूत्र में यूरिया पाया जाता है। फिर देखिए पक्षी है, जिसको वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, यह क्या है, यूरिक एसिड को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। फिर आपका सरीसृप जो है, रेप्टाइल है जो, ये भी यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। फिर मछली हो गया, ये क्या है, अमोनिया को उत्सर्जित करता है, अपने शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये कुछ उत्सर्जित पदार्थ थे, उत्सर्जित पदार्थ थे, और ये कुछ जंतु थे जो ये सारे पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अपने शरीर से। और उत्सर्जन क्या कहलाता है, तो अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए मानव में उत्सर्जन किस तरह से होता है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो देखिए सबसे पहला है कि मानव में उत्सर्जन जो है, अंग जो है वो है वृक्क, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। ठीक है, मानव में उत्सर्जित अंग जो है वह वृक्क है। ठीक है, अब कैसे है, तो देखिए वृक्क का जो है प्रासरण, जिसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करता है। यानी वृक्क जो है प्रासरण विधि द्वारा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं रक्त में, कि वृक्क जो है प्रासरण विधि द्वारा रक्त का शुद्धिकरण करता है, ये तो ठीक है, जानते हैं हम लोग। उसी तरह कृत्रिम वृक्क जो है ना, रक्त का शुद्धिकरण अपोहन यानी डायलिसिस करते हैं। कृत्रिम वृक्क यानी कि जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं ना, कृत्रिम वृक्क द्वारा आपका रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। जैसे आपका मान लीजिए किडनी खराब है, तो डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस में क्या होता है, कृत्रिम वृक्क की सहायता से, जो मैनमेड है, मानव निर्मित है, डॉक्टरों के द्वारा जो बनाया गया है, उसकी सहायता से आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है। उसको हिंदी में अपोहन बोलते हैं, इंग्लिश में डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए जो शुद्धिकरण करते हैं, रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, उसको हम लोग डायलिसिस बोलते हैं।
लेकिन कृत्रिम वृक्क द्वारा करेंगे तब। ऐसे तो हमारा वृक्क है, हमारा किडनी है सही सलामत, तो हमारा शुद्धिकरण होते रहेगा रक्त का। लेकिन हमारा किडनी खराब है, किसी व्यक्ति का किडनी खराब होता है, उसका डायलिसिस किया जाता है रक्त को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो है पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन का क्रिया नहीं होता है। ठीक है, यानी कि पुनः अवशोषण नहीं होता है किडनी में। ठीक है, एक बार डैमेज हो गया तो हो गया, दोबारा से बन नहीं सकता। ठीक, फिर देखिए यह 24 घंटा में कितना यूरिन बनता है हमारे शरीर में, तो 1 से लेकर 1.8 लीटर तक यूरिन जो है यानी मूत्र का निर्माण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, फिर है क्या क्या कितने पाए जाते हैं, तो जो हमारा किडनी है यानी ब्रिक है, 1 जोड़ा पाए जाते हैं। वहीं मूत्र वाहिनी जो है 2 पाए जाते हैं, जिसको हम लोग यूरेटर्स बोलते हैं। वहीं मूत्राशय हमारा 1 होता है, जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ब्रिक 1 जोड़ा यानी 2 होते हैं ब्रिक, मूत्र वाहिनी भी 1 जोड़ा यानी 2, मूत्राशय 1, जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं। फिर वहीं हमारा मूत्र मार्ग जो है, जिसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, वह 1 होता है। तो कहने का मतलब ये सब दिया हुआ है याद करने के लिए, समझने के लिए, याद रखने के लिए, ताकि इससे क्वेश्चन बने तो आप लोग आसानी से बना सकें। ठीक है, फिर है हमारा मानव मूत्र जो है वह कितना होता है, तो मानव मूत्र में 95% वाटर पाए जाते हैं यानी जल पाए जाते हैं। वहीं पे 2.5% यूरिया पाया जाता है और 2.5% ही अन्य अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर याद रखिएगा कि पसीना जो है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्वेट बोलते हैं, इसका सफेद दाग क्यों होता है, सफेद धब्बे क्यों होता है, यानी व्हाइट स्पॉट्स क्यों होते हैं, तो उसमें जो लवण होता है उपस्थित, उसके कारण होता है। यानी पसीना में जो लवण पाया जाते हैं उसके कारण सफेद धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए बोल रहा है मूत्र त्याग पर नियंत्रण कौन करता है, तो मूत्र त्याग पर नियंत्रण करता है तंत्रिका तंत्र और मूत्राशय के पेशियों द्वारा होता है। यानी मूत्र त्याग पर नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका तंत्र द्वारा और मूत्राशय के जो पेशियां हैं, पेशीय अंग है, उसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लगभग हमने समझाने का कोशिश किया हृदय स्पंद के बारे में, उत्सर्जन के बारे में और मानव में उत्सर्जन के बारे में। अब देखिए एक पॉइंट और रह गया है उसका, उसको थोड़ा सा हम लोग समझा देंगे। ठीक है, और उससे पहले थोड़ा सा एक फिगर देख लीजिए, जिसमें फिगर में एक देखा दिया हुआ है, स्टेटोस्कोप दिया हुआ है, जिसमें एक श्रोतिका है, ट्यूब है, चेस्ट पीस है, और जो एक व्यक्ति जो है वो अपने आप को लगाकर चेक कर रहा है, अपने धड़कन में लगाए हुए और कान में सुन रहा है। ठीक है, जिसको लोग चेक करता है हृदय, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटोस्कोप, यानी हार्ट बीट चेक करता है। स्टेटोस्कोप द्वारा क्या होता है, हार्ट बीट चेक होता है, लिखाए थे ना, हाँ, स्टेटोस्कोप के द्वारा हार्ट बीट चेक होता है। स्टेटोस्कोप का मॉडल आपने देख लिया। अब देखिए उत्सर्जन का जो हमारा मानव में जो उत्सर्जन होता है वो किस तरह से होता है, उसका थोड़ा सा फिगर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ऊपर ब्रिक दिख रहा होगा, एक जोड़ा ब्रिक दिख रहा है, 2 ब्रिक आपको दिख रहा है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे ब्रिक से एक पाइप दिखा रहा है आपको। ठीक है, वो मूत्र वाहिनी है, और यहाँ पे एक जिसे गोल जैसा आकार दिख रहा है वो मूत्राशय है, और उसके आगे में आपको मूत्र मार्ग और उसके जस्ट आगे आपको मूत्र रंध्र दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमारा ढांचा बना हुआ होता है, और ब्रिक के सहायता से हमारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यानी मानव में उत्सर्जन किसके सहायता से होता है, तो मानव में उत्सर्जन अंग कौन है, तो ब्रिक है यानी किडनी है, जैसे कि आपको फिगर में हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड और है थोड़ा सा, पादप में परिवहन किस तरह से होता है उसको थोड़ा सा देखते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं, इसको आप लोग देखिए। आइए बच्चों, अब थोड़ा सा और रह गया है, पादप में परिवहन पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिएगा पादप में परिवहन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, तो पादप में जो परिवहन होता है, परिवहन का जो काम होता है संवहन बंडल के द्वारा होता है। ठीक है, कौन करता है, पादप में परिवहन का काम संवहन बंडल करता है, यानी कि वैस्कुलर बंडल, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, संवहन बंडल में कौन होता है, तो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जैसा कि हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, जाइलम फ्लोएम के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो क्लास 6 का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल में, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि जाइलम फ्लोएम का क्या काम है वहाँ डिटेल से हमने बता दिया है, तो यहाँ दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर है कि जल के वाष्पित यानी इवेपोरेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, वाष्पन को इवेपोरेशन बोलते हैं, होने के कारण जो है एक बल लगता है, जिसे हम लोग चूसक या सकसन बल कहते हैं।
ठीक है। जल जो है वाष्पित होता है, उसके कारण एक जो बल लगता है उसको चूसक या सकर्षण बल करते हैं, और इसी बल के कारण जो है ना खनिज लवण ऊपर पत्ती तक जाता है। क्योंकि हम लोग को पता है खनिज लवण पत्ती तक जाएगा नहीं तो कैसे भोजन बनेगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि रूट से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो रूट से स्टार्ट होता है, यानी जड़ से स्टार्ट होता है। जड़ हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा लीफ के पास पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद लीफ के पास पहुंचता है, तो यही बल के कारण, चूसक बल के कारण, ठीक है। जो भी हम लोग सॉइल में यानी मिट्टी, रूट जो है किससे जुड़ा रहता है? रूट जो है सॉइल से जुड़ा होता है, यानी मिट्टी से जुड़ा होता है। तो मिट्टी से क्या होता है? चूसता है ये कौन? रूट। और रूट से यानी जड़, और जड़ से फिर स्टेम में पहुंचता है यानी तना में, और तना से पत्तियों में पहुंचता है। और पत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं। पत्तियों को हम लोग किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो पत्तियों को किचन ऑफ प्लांट क्यों बोला जाता है? पौधे का रसोई घर इसको क्यों बोला जाता है? तो पौधों का रसोई घर इसको बोलने का कारण यही है कि यही सारा कुछ होता है, भोजन वगैरह यही बनता है, इसलिए इसको पौधे का रसोई घर बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ थे पादप में परिवहन किस तरह से होता है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पादपों में जो है ना अपशिष्ट, यानी पादप में भी तो अपशिष्ट पदार्थ होगी, वो भी तो उत्सर्जित करता होगा कुछ ना कुछ। तो पादपों में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो उत्सर्जन करता है वो पुराने जाइलम होते हैं, पैरेन्काइमा होता है और रितिका होता है। पैरेन्काइमा क्या होता है, रितिका क्या होता है, ये आपको आगे की कक्षा में पढ़ना है डिटेल से, ठीक है। तो हाँ हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए प्लाज्मा जो है CO2 एवं अपशिष्ट का परिवहन करता है। प्लाज्मा किसका परिवहन करता है? CO2 और अपशिष्ट पदार्थ का, ठीक। फिर देखिए लसिका जो है पचित भोजन का परिवहन करता है। लसिका नाम का एक ये है जो हमारा पचित भोजन को क्या करता है? परिवहन करता है। फिर देखिए रक्तचाप जो है स्फेग्नोमीटर से मापा जाता है। रक्तचाप, ठीक है, BP जिसको बोलते हैं, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, ठीक। उसको किससे मापते हैं? स्फेग्नोमीटर से मापते हैं। और मानव हृदय में 1 मिनट में 10 से 80 तक में लिए जाते हैं। ये मतलब ये एक तरह से सही माना जाता है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं लगभग 72 बार धड़कन हमारा धड़कता है, ठीक है। धड़कन जो हमारा लगभग 72 बार, कहीं कहीं 60 से 100 भी दिया रहता है, ठीक है। 80 से 120 भी चल जाता है बच्चा लोग का, तो ये अलग अलग दिया रहता है, ठीक है। एक बेस्ट माना गया 10 से 80 माना गया, और इसे अधिकतर जगह आपको 72 लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये लगभग में लिया जाता है 10 से 80 तक, ठीक। तो ये तो था। अब देखिए फिगर में थोड़ा सा समझिए। एक फिगर आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जाइलम जिसको ये दारू बोल रहा है, और एक है मूल रोम। तो मूल रोम से किस तरह से जाइलम जो है मूल रोम से किस तरह से वर्क कर रहा है आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। वहीं पे आपको एक और फिगर दिखाते हैं पेड़ का। तो पेड़ तो आप जान ही रहे हैं, जड़ से ऊपर की ओर जाता है। फिर देखिए रंगीन पानी में रखी गई शाकीय पौधे की टहनी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर उसी टहनी को काट कर दिखाया गया है, जिसमें पानी जो है तने के ऊपर चढ़ता है किस तरह से, उसको काट कर दिखाया गया है। उसके अंदर का रंग दिखाया गया है, क्योंकि उसको रंग में रखा गया तो किस तरह से तना में चढ़ता है, तो वो रंग को दिखाया जा रहा है आपको फिगर में। तने की अनुप्रस्थ काट जो लाल रंग के बिंदु प्रदर्शित कर रहा है, ये आपको दिखाया जा रहा है फिगर में। तो इस फिगर में आप समझ सकते हैं किस तरह से हमारा जो जाइलम है और फ्लोएम जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट चीज़ें था इसमें पढ़ने का, जिसको हमने लगभग आपको बताने का कोशिश किया। और इसमें कुछ वैसा है नहीं, और ठीक है लगभग हमने कोशिश किया कि सारा पॉइंट को कवर किया जाए, और लगभग हमने बताने का कोशिश भी किया इसमें जितना भी दिया हुआ था, और कुछ रह नहीं गया है, लगभग पूरा हुआ, ठीक है। इसमें तो और कुछ है नहीं। चलिए, तो इस चैप्टर में जो भी लगभग था मेन मेन पॉइंट छाट कर हमने सबको समझाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कुछ गलतियां अगर हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।